अपना बिजनेस चलाने के लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है और जैसे कि हमें पता है कंपनी के पास पैसा यानी कैपिटल जुटाने के दो कॉमन तरीके होते हैं। पहला है कि बैंक से लोन लेना या डिबेंचर्स थ्रू पैसा उठाना, इसे डेट फाइनेंसिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी को पैसा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होता है। दूसरा है कि कंपनी के शेयर्स बेचना यानी शेयर्स इश्यू करना, जिसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी को ना ही पैसा रिटर्न करना होता है ना ही इंटरेस्ट देना होता है। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग मिलाकर कंपनी का टोटल कैपिटल बनता है। तो हम शुरुआत करेंगे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से। आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आरओई हमें बताता है कि शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी फाइनेंसिंग यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन शॉर्ट, आरओई एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कंपनी कितने इफिशिएंटली इक्विटी फाइनेंसिंग का उपयोग कर रही है। आरओई निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, वेयर शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि XYZ नाम की कोई कंपनी है जिसका नेट इनकम है 20 लाख, टोटल असेट्स है 15 लाख और टोटल लायबिलिटीज है 5 लाख। Therefore, shareholders equity is equal to total assets that is 15 lakh minus total liabilities that is 5 lakh is equal to 10 lakh. Hence, ROE is equal to net income that is 20 lakh divided by shareholders equity that is 10 lakh is equal to 2. इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किए हुए 1 रुपए को यूज करके कंपनी XYZ 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अगर किसी कंपनी का आरओई बढ़ते जा रहा है तो उससे हमें पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी बढ़ रही है। जितना आरओई ज्यादा उतना अच्छा। अगर कोई कंपनी डेट फाइनेंसिंग लेकर अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रही है तो जायज है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा उस कंपनी का आरओई भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात पर गौर करना कि आरओई में कहीं भी डेट फाइनेंसिंग का जिक्र नहीं होता। सो अगर कंपनी डेट फाइनेंसिंग लेकर प्रॉफिट कमा रही है तो आरओई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब कंपनी डेट फाइनेंसिंग का उपयोग करके आरओई मैनिपुलेट कर सकती है। इसीलिए आपको आरओई निकालते वक्त कंपनी के डेट पर भी नजर रखनी होगी। अगर आरओई बढ़ रहा है और साथ में डेट भी बढ़ रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगला रेशियो है आरओटीसी यानी रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। आरओटीसी भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आरओटीसी हमें बताता है कि कंपनी अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज करके यानी डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन शॉर्ट, आरओटीसी हमें कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की इफिशियंसी बताता है। आरओटीसी को रिटर्न ऑन कैपिटल भी कहते हैं। आरओटीसी का फॉर्मूला है आरओटीसी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। और जैसे कि हमें पता है टोटल कैपिटल इज इक्वल टू डेट फाइनेंसिंग प्लस इक्विटी फाइनेंसिंग। देयरफॉर आरओटीसी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। मान लेते कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसका नेट इनकम है 30 लाख, शेयर होल्डर्स इक्विटी है 5 लाख और टोटल डेट है 5 लाख। सो आरओटीसी इज इक्वल टू नेट इनकम दैट इज 30 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट इज 5 लाख प्लस टोटल डेट दैट इज 5 लाख। देयरफॉर आरओटीसी इज इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 3। आरओटीसी जितना ज्यादा उतना अच्छा। आरओटीसी निकालते समय हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कंपनी का प्रॉफिट हमेशा उनके बिजनेस ऑपरेशन के बलबूते पर ही आना चाहिए, ना कि करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स और वन टाइम इवेंट की वजह से। एक्चुअली करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स और वन टाइम इवेंट से आया हुआ प्रॉफिट भी नेट इनकम में शामिल होता है। सो आपको ध्यान रखना होगा कि नेट इनकम में इन सारी चीजों से आया हुआ प्रॉफिट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी ने अपने खुद के बलबूते पर कितना प्रॉफिट कमाया है। क्रूड ऑयल का भाव जो कि 2014 में $100 प्रति बैरल से भी ऊपर था, तब से वो गिरते गिरते अभी 2016 की शुरुआत तक $30 प्रति बैरल से भी नीचे आया था। उसके कारण एविएशन इंडस्ट्री यानी हवाई जहाज की कंपनीज का प्रॉफिट क्रूड ऑयल में आई गिरावट के कारण ऑटोमेटिक बढ़ गया था। ऑलमोस्ट सारी हवाई जहाज की कंपनीज जैसे जेट एयरवेज, एयर इंडिगो एक्सेट्रा, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट कमाया। और आपको बता दूं कि इस प्रॉफिट में से ज्यादातर प्रॉफिट क्रूड ऑयल में आई गिरावट के कारण हुआ था। तो आपको ऐसी सारी चीजों को आरओटीसी निकालते वक्त ध्यान में रखना होगा। सिर्फ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट लेकर फटाफट रेशियोज निकालने से बेहतर एनालिसिस नहीं होगा। बेहतर एनालिसिस करने के लिए आपको इन सभी चीजों पर भी नजर रखनी होगी। देखो, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में एक ड्रॉबैक था कि कंपनी डेट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करके आरओई मैनिपुलेट कर सकती थी, लेकिन आरओटीसी में वैसा नहीं होता।
अगर कंपनी ज़्यादा डेट ले रही है तो उसका ROTC पर असर होता है और ROTC कम हो जाता है। अगला रेशो है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि ये बुक वैल्यू क्या होती है। अगर कोई कंपनी आज अपना बिजनेस बंद कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपने सारे एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच देगी, तो सबसे पहले उन्हें अपनी लायबिलिटीज पे करनी होगी। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो उधार लिया हुआ पैसा रिटर्न करना होगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है, जिसे बुक वैल्यू कहा जाता है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज माइनस इंटेंजिबल असेट। जो चीज हम मेजर कर सकते हैं उसे टेंजिबल असेट कहते हैं और जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते उसे इनटेंजिबल असेट कहते हैं। मैंने इस फॉर्मूला में इनटेंजिबल असेट बस आपको समझने के लिए जानबूझकर डाला है, क्योंकि जो चीज हम मेजर ही नहीं कर सकते उसको फॉर्मूला में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। पेटेंट, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे इंटेंजिबल असेट्स हैं और इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बुक वैल्यू इन्हें कंसीडर नहीं करती। और जबकि सर्विस बेस्ड कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनके पास इंटेंजिबल असेट्स ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट सारा कारोबार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर ही चलता है। जैसे कि अगर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें तो उनका बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर चलता है और ये सारी चीजें इंटेंजिबल असेट्स है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम TCS, इन्फोसिस या फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की बात करें तो ये सारी कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दम पर खड़ी है और बुक वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करती, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इन कंपनीज की शेयर प्राइस का उनके बुक वैल्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बताता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस कैसी है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, वेयर बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि XYZ के एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 50,000, टोटल असेट्स है 15 लाख और टोटल लायबिलिटीज है 5 लाख। Therefore, book value is equal to total assets, that is 15 lakh, minus total liabilities, that is 5 lakh, is equal to 10 lakh. So, book value per share is equal to book value, that is 10 lakh, divided by number of shares outstanding, that is 50,000, is equal to 20. Therefore, price to book value ratio is equal to market price per share, that is 100 rupees, divided by book value per share, that is 20, is equal to 5. So, यहाँ पर XYZ का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 5, मतलब 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए मार्केट या इन्वेस्टर्स 5 रुपए पे करने के लिए तैयार है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से ज्यादा है तो शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है या कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम है तो कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है या कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते समय काम आता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सर्विस बेस्ड कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता और आप उसे कभी अप्लाई करना भी मत। अब डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी का कितना % कैपिटल इक्विटी फाइनेंसिंग से आया है और कितना % कैपिटल डेट फाइनेंसिंग से आया है। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो को बैलेंस शीट रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स, ये सारी चीजें बैलेंस शीट पर होती है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो हमें बताता है कि कंपनी की डेट फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग से कम है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है तो उसका मतलब है कि कंपनी का आधा यानी 50% कैपिटल डेट फाइनेंसिंग से आया है और बाकी का 50% कैपिटल इक्विटी फाइनेंसिंग से आया है। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि कंपनी की डेट फाइनेंसिंग इक्विटी फाइनेंसिंग से ज्यादा है। और जैसे कि हमें पता है डेट फाइनेंसिंग इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करनी होती है, सो ज्यादा डेट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बर्डन साबित हो सकती है। देखो, ये सारे रेशियोज यूज करके आप अलग अलग कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना कि कंपेयर करते वक्त सभी कंपनियां एक ही इंडस्ट्री की होनी चाहिए।